लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। यहाँ हम बात करेंगे उन बयानों की जो देश दुनिया पर डालते हैं अपना गहरा असर। विजयदशमी के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों में हुए जेन जेड प्रोटेस्ट को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इन अशांत आंदोलनों से वहां के लोगों की भलाई नहीं बल्कि बाहरी ताकतों के उद्देश्य पूरे हो रहे हैं। भागवत ने कहा कि वहां जो उथल पुथल हो रही है वो चिंता का विषय है। श्रीलंका में, बाद में बांग्लादेश में, बाद में नेपाल में, हमारे पड़ोसी देशों में भी हमने इसका अनुभव किया। अब कभी कभी हो जाता है, प्रशासन जनता के पास नहीं रहता, संवेदनशील नहीं रहता, लोकाभिमुख नहीं रहता, उनकी जनता की अवस्थाओं को ध्यान में रखकर नीतियां नहीं बनती तो असंतोष रहता है। परंतु उस असंतोष को इस प्रकार व्यक्त होना, ये किसी के लाभ की बात नहीं है। अभी अभी प्रमुख अतिथि महोदय ने कहा, 25 नवंबर के भाषण की याद की, उसमें इस प्रकार के जो आंदोलन है जिसमें इतनी सारी हिंसा और विनाश होता है, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने उसको ग्रामर ऑफ अनार्की कहा है। प्रजातांत्रिक मार्गों से भी परिवर्तन आता है, ऐसे हिंसक मार्गों से परिवर्तन नहीं आता है। एक उथल पुथल हो जाती है लेकिन स्थिति यथावत रहती है। पूरे दुनिया का अभी तक का इतिहास देख लीजिए, जब से ये उथल पुथल वाली तथाकथित रिवॉल्यूशंस, क्रांतियां आई, किसी क्रांति ने अपने उद्दिष्ट को प्राप्त नहीं किया। राजा के खिलाफ फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, उसका परिणाम क्या हुआ? नेपोलियन बादशाह बन गया, वही राजतंत्र कायम रहा। राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएसएस के एक कार्यक्रम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस लाठीचार्ज से घायल एक एनएसयूआई कार्यकर्ता से मिलने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे। इस दौरान अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि विश्वविद्यालय जैसे शिक्षा के मंदिर को पॉलिटिक्स का अखाड़ा बनाना गलत है और पुलिस आरएसएस के दबाव में काम कर रही है। पुलिस की मौजूदगी में पिटाई हुई है, उनकी देख रेख में हुई है, ये कहना चाहिए। और जिस प्रकार पुलिस ने खुद ने गाड़ियाँ तोड़ी है, मैंने खुद ने देखा वीडियो, मैंने ट्विटर पे डाला उसको, एक्स के अंदर, किस प्रकार पुलिस वाले एनएसयू कार्यकर्ताओं की गाड़ी में तोड़ रहे हैं। और जो पिटाई करी है कि उनके पास डंडे होते हैं, आरएसएस के पास डंडे होते हैं। और जिस प्रकार की मुझे वर्णन किया गया है, वो डंडे कोई इसमें से लेके आए होंगे, ऐसा लगता है मुझे। और उसी प्रकार से पिटाई की गई है, उनको मालूम था कि विरोध करेंगे और उसी रूप में पिटाई देख रेख में हुई है, पुलिस की देख रेख में। और मैंने खुद ने बात की पुलिस कमिश्नर से, उन्होंने खुद ने कहा कि हम इनको दिखवा रहे हैं और कल 24 घंटे होते हैं, क्योंकि पहले इनको पेश करना था, कल शाम तक पेश नहीं किया। और 151 वाली धाराएं हैं, मैंने सुना है, उस केस को तो ख़त्म कर दिया, नई धाराएं लगा दी है जो नॉन बेलेबल है। तो क्या ये इससे दुश्मन है समाज से, समाज तत्व है? इन्होंने क्या कसूर किया कि आप नॉन बेलेबल धाराएं आरएसएस के दबाव में आके लगा दें? आरएसएस के दबाव में। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक जैसे देशभक्त को एनएसए के तहत गिरफ्तार करना ही देशद्रोह है।
And so Sonam Wangchuk's wife is claiming that the state agencies are hounding them, they are fearing them. His husband. I heartily support him. The man who stood for Ladakh. He's the man who was informing the government time and again that there is encroachment from China in Ladakh. And the same was reiterated by Rahul Gandhi many times. But then they used to ridicule him. Don't you know that they were ridiculing it? Wangchuk is a man who studies about the climate change, authority about climate change, talks about it. He's a world-known person. He's not only globally accredited by the people of the world. And he's a man you're taking as a traitor. You yourself are a traitor. Yeah? You're playing with Pakistan. उत्तराखंड में एक पत्रकार राजीव प्रताप की रहस्यमयी मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया है। उनके परिवार का आरोप है कि ये कोई दुर्घटना नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। राजीव की पत्नी ने एक भावुक अपील जारी की और कहा कि राजीव ने सिस्टम के काले चिट्ठे खोले थे और उसे धमकियां मिल रही थीं। नमस्कार, मैं राजीव प्रताप की वाइफ हूँ। मेरा नाम मुस्कान है और मेरी शादी अभी जनवरी में हुई है। मेरी शादी को अभी 9 महीने हुए हैं और मैं 7th मंथ प्रेग्नेंट हूँ। तो मैं अब सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि मेरे पति को न्याय दिलवाएं, गहनता से जांच हो। हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, पूरी सरकार से, जनता से इस दुख की घड़ी में हमारा साथ दें और जो जांच हो वो बहुत गहनता से हो और एक एक चीज़ सामने आए। हालांकि अभी तक जो भी हुआ है उस चीज़ से मैं सहमत नहीं हूँ, पर SIT की जो वो है वो गठित हो गई है इसमें और जांच चलनी शुरू हो गई है। तो मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि इन लोगों की वजह से मतलब जिन भी लोगों का हाथ इस सब के पीछे है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। आज उनकी वजह से सर मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अभी मेरी शादी को बस 9 महीने ही हुए हैं। आखिरकार मतलब मैं 20 साल अभी मेरी उम्र है, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा बच्चा है, मैं एक बच्चे के साथ क्या करूँगी, कैसे करूँगी? मेरा कौन है? मेरा तो सब खत्म हो गया। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे पति को न्याय दिलवाने में मेरी मदद करें। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ को बेअसर करार दिया है। पुतिन ने जोर देकर कहा कि भारत की जनता कभी भी किसी तरह का अपमान स्वीकार नहीं करती। It's not about politics, it's like a pure economic reckoning, and many of our economists believe it's going to happen. Same refers to India and goods manufactured there. It's the same as with China. So for the United States, the benefit is not obvious, and for the countries against which the threat was voiced, like for India, if India stops buying our energy, damage will be inflicted upon them, like to $9 to $10 billion if they decline to buy energy from us. If not, high duties will be imposed on them, and once again, damage will be there. Well, the same amount of damage, and why then decline to buy Russian energy to actually sustain political risks? And the Indian people will look at what decisions are made by the political leadership and never accept any humiliation. फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने यूरोपीय क्षेत्र में ड्रोन के घुसपैठ करने पर उन्हें नष्ट करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हम अपनी हवाई और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा करेंगे। ये बयान ऐसे समय में आया है जब नेटो मेंबर देशों के पास रूसी ड्रोन की घुसपैठ की आशंका जताई गई है। It's very important to make full clarity. I think the main answer should be more unpredictability and more strategic ambiguity. And I think it's very important to have a clear message. Drones which would violate our territories
are just taking a big risk. They can be destroyed, full stop. And we are not here to provide the full notice. We will do what we have to do to preserve our air integrity and our territorial integrity. And for the aircraft, we have a process under the coordination of NATO. And I think this process will create as well more unpredictability. Deterrence should be key to preserve our consistency. But the message which is very important to convey from this meeting is that we are ready and we are in the position to preserve our air and our territorial integrity. We are ready on the eastern flank of NATO, and we are ready at the same time and on top of that, and without reducing this commitment, to provide security guarantees for Ukraine. शिवसेना की दशहरा मेलावा रैली पर शिवसेना नेता शाइना एनसी ने दावा किया है कि दशहरा रैली सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं थी। शिवसेना किसानों के साथ ही बाढ़ पीड़ितों के साथ भी खड़ी है और दशहरा इस प्रतिबद्धता का प्रतीक है कि शिव सैनिक मराठवाड़ा और विदर्भ के भाइयों बहनों के साथ खड़े हैं, जिन्होंने बारिश के कारण काफी कठिनाइयों का सामना किया। ये दशहरा रैली सिर्फ एक शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं था। हमारे कार्यकर्ता जिस तादाद में यहाँ आए, जो ऊर्जा आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने एक एक कार्यकर्ता को दिया और एक संदेश कि जब भी कोई आपत्ति होती है तो शिवसेना खड़ी है और खड़ी है आज हमारे कृषि क्षेत्र के किसानों के साथ साथ फ्लड विक्टिम्स के साथ। और जो यहाँ से वैन्स गए हैं भर भर के सामान, ये तो शुरुआत है। अब आप देखते जाइए कि पूरे प्रदेश में कैसे शिव सैनिक मौजूद रहेंगे और ये दशहरा यही संकल्पना लेके कि हम हमारे भाई और बहन जो मराठवाड़ा में हो या विदर्भ में जिनको बारिश की वजह से बहुत आपत्ति हुई है, वहाँ शिव सैनिक खड़ी है। तो मुझे लगता है यही है हमारा संदेश इस दशहरा। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के पास बिहार में वोट खरीदने के लिए तो अरबों रुपए हैं, लेकिन महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए फूटी कौड़ी नहीं। ठाकरे ने कहा कि ये दोहरा रवैया महाराष्ट्र की जनता को बर्दाश्त नहीं होगा और आने वाले चुनावों में इसका जवाब दिया जाएगा। आज माझी अशी अपेक्षा होती की सर्व कामं रद्द करून एक फूल आणि दोन हाफ जे आपल्याकडे आहेत, मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री, ते तिकडे दिल्लीत जाऊन बसायला पाहिजे होते की माझा महाराष्ट्र आज बुडतोय, अतिवृष्टीमध्ये भिजून चाललाय, जीवन उद्ध्वस्त झालेलं आहे। सगळे निकष बाजूला ठेवून केंद्राकडून आम्हाला भरघोस मदत द्या, 10,000, 20,000, 25,000 कोटी रुपये आम्हाला द्या। पण पंतप्रधानांना प्रस्ताव पाहिजे। देवेंद्र फडणवीसांचा अभ्यास सुरू आहे। अभ्यास होईपर्यंत त्यांना माहिती आहे की लोक विसरून जातात। जरा थोडंसं काहीतरी हातावर टिकवलं की निवडणुका आपण पार पाडू, मग काय बसले बोंबलत। बिहारमध्ये निवडणुकांच्या तोंडावरती पंतप्रधान तिथल्या महिलांच्या अकाउंटमध्ये 10,000 रुपये त्यांनी टाकलेत। जवळपास किती 10,000 कोटी रुपये, 10,000 कोटी काय प्रस्ताव आला होता बिहारमधून। तिकडे निवडणुका असल्यानंतर प्रस्तावाची गरज नाही, तुम्हाला मतं विकत घेण्यासाठी तुमच्याकडे पैसे आहेत, पण उद्ध्वस्त झालेल्या महाराष्ट्रासाठी द्यायला तुमच्याकडे पैसे देताना याही आरोप आहे। गेल्या निवडणुकीत सुद्धा मोदी तिकडे गेले होते आणि लिलाव केला। बिहार के लिए मैं पैकेज देना चाहता हूं, कितना दे दूं, 50,000 दे दूं, 70,000। देश की राजधानी दिल्ली में एक एनकाउंटर हुआ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये बदमाश रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के शूटर बताए जा रहे हैं। दोनों को पैर में गोली लगी है। गोली लगने के बाद घायल अवस्था में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार बदमाशों के निशाने पर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी था। गौरतलब है कि फारूकी सहित कई इन्फ्लुएंसर्स को पहले भी जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। आर्चरी प्रीमियर लीग 2025 पर भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने उत्साह के साथ लीग को ओलंपिक स्तर की चुनौतियों का सामना करने का बेहतरीन मंच बताया। उन्होंने कहा कि मैं सोच रही हूं कि हमारी लीग कब आएगी और आखिरकार ये हो गया है जब मैंने अपना पहला मैच भी जीत लिया है।
सो आई वाज होपिंग, क्योंकि एक तो क्रिकेट आ चुका था, उसके बाद कबड्डी आ चुका था, एंड कबड्डी बहुत अच्छा सक्सेस किया था उन्होंने। एंड मैं सोच रही थी कि हमारा लीग कब आएगा। सो फाइनली लीग आ गया और मैं खेल रही हूँ, पहला मैच में जीत भी चुकी हूँ। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और हम बहुत खुश हैं कि स्पेशली इसलिए कि फॉरेन प्लेयर्स आए। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।